जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का किस्सा लेकर। और जाहिर बात है कि आज का किस्सा भी हमेशा की तरह बहुत खास है। लेकिन मैं आज के इस किस्से का ट्रैक थोड़ा-सा बदल रहा हूँ आज। वो ये कि अब तक जो अधिकतर किस्से लिए हैं वो राजनीति से जुड़े या सिनेमा जगत से जुड़े। लेकिन आज मैं आपको बहुत पहले 2000 साल से भी पहले सवा 2000 साल से भी पहले इतिहास के उस कालखंड में ले जा रहा हूं कि जो दौर भारत के लिए स्वर्णिम युग कहा जाता था, बड़ा सुनहरा दौर था। तो शीर्षक से तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात की जा रही है पाटलिपुत्र यानी मगध साम्राज्य की। मित्रों, अब बात है ईसा के पूर्व लगभग 340 या 345 की। कुछ जगहों पर ये उल्लेख 340 ईसा पूर्व मिलता है, कुछ जगह पर ये 345 ईसा पूर्व मिलता है। तो तब एक बालक का जन्म हुआ और उस बालक को विष्णुगुप्त यानी कि आचार्य चाणक्य अपने साथ ले गए। कैसे तैयार किया और कैसे मगध के सम्राट धनानंद का साम्राज्य नष्ट किया और उस बालक को, जो कि बड़ा हो चुका था और उसका नाम चंद्रगुप्त था, उसे मगध का सम्राट बनाया। पाटलिपुत्र राजधानी था, जिसे आजकल पटना कहा जाता है आधुनिक युग में। वैसे पटना की एक लोकसभा सीट का नाम पाटलिपुत्र भी है। तो सम्राट चंद्रगुप्त के यहाँ से मौर्य वंश की संस्थापना हुई और 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक सम्राट चंद्रगुप्त का शासन रहा। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि चाणक्य ने, विष्णुगुप्त यानी आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त को स्थापित किया, सम्राट बनवाया था। तो फिर वे सम्राट चंद्रगुप्त बने और वे उनके प्रधानमंत्री थे, आचार्य चाणक्य। ये सारी कथाएं आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आचार्य चाणक्य बहुत निकट से दृष्टि रखे हुए थे सम्राट चंद्रगुप्त पर, उनके साम्राज्य पर, उनके क्रियाकलापों पर, उनके शत्रुओं पर, उनके मित्रों पर। तो आचार्य चाणक्य को ये बहुत अच्छी तरह पता था कि सम्राट चंद्रगुप्त ने जिस भांति अपने साम्राज्य का विस्तार किया है ना, दूर दूर तक किया। दक्षिण में चोल साम्राज्य तक पहुंच गए थे। वहां चोलों से और जो दूसरे वहां के शासक थे उनसे मित्रता हुई। तो ये जो साम्राज्य विस्तार हुआ ना, राज्य विस्तार हुआ, तो इसके कारण से सम्राट चंद्रगुप्त के बाहर तो बहुत विरोधी दुश्मन थे ही, शत्रु थे, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त के महलों में भी, भीतरी तौर पर भी, उनके निकट के लोगों में भी बहुत शत्रु उत्पन्न हो गए थे। बहुत लोग शत्रु बन गए थे, क्योंकि प्रचंड पराक्रमी सम्राट भला किसे सहन होता है। तो आचार्य चाणक्य जानते थे कि चंद्रगुप्त के महलों में भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं। और बाहर के शत्रुओं से निपटना आसान रहता है, किंतु महल के जो शत्रु, भाई उनसे कैसे निपटे? वे तो अंदर के, पता क्या चलेगा, कब चलेगा कि कौन कब कैसे विश्वासघात करेगा और कैसे सम्राट के लिए हानिकारक हो जाएगा, पता ही नहीं चलता ना। क्योंकि भाई जो महलों में रह रहे हैं वे तो खुद चंद्रगुप्त के आदमी, उनके परिवार के लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनके अपने। तो उनकी जासूसी कैसे करवाई जाए? तो कभी भी षड्यंत्र हो सकता है कि महलों के अंदर रहने वाले लोग ही जो है सम्राट की जान ले ले, उन्हें मार सकते हैं षड्यंत्र रचकर। दुविधा में थे आचार्य चाणक्य, क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। अंततोगत्वा आचार्य चाणक्य को एक युक्ति सूझी।
और उस युति के तहत उन्होंने क्या किया कि सम्राट चंद्रगुप्त को भोजन में विष देना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन प्रतिदिन जो भोजन सम्राट चंद्रगुप्त के लिए जाता, उसमें आचार्य चाणक्य थोड़ा-थोड़ा विष मिला देते थे या मिलवा देते थे, थोड़ा-थोड़ा। अब आप चौंकेंगे कि भई ये कैसे प्रधानमंत्री जो अपने ही सम्राट को भोजन में विष दे रहे हैं? ये कह रहे थे कि भई महलों में रहने वाले परिजन निकट के लोग वे षड्यंत्र करेंगे, सम्राट की जान ले सकते हैं। ये तो खुद ही खाने में जहर मिलाने लगे। हाँ, लेकिन क्यों? उसका कारण ये है कि देखिए अ, आचार्य चाणक्य जानते थे कि जो महलों में रहते हैं, अंदर जो 7 लोग रहते हैं, परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, जो अपने लोग हैं, वो जब खाने में जहर देंगे, तो फिर क्या होगा? वो जब खाने में जहर देंगे, तो फिर ये होगा कि वो व्यक्ति जो है, वो सम्राट की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि एकाएक जहर दिया जाएगा और वो एकाएक जहर जाएगा, शरीर को नष्ट कर देगा। तो फिर उन्होंने थोड़ा-थोड़ा ज़हर, थोड़ा-थोड़ा विष भोजन में प्रतिदिन देना आरंभ कर दिया। इसीलिए कि आचार्य चाणक्य चाहते थे कि सम्राट चंद्रगुप्त का जो शरीर है, वो विष का अभ्यस्त हो जाए। थोड़ा-थोड़ा विष लेते जाएँगे तो धीमे-धीमे करके वो विष जो है, वो उसके शरीर के अंदर बैठ जाएगा। तो फिर बाद में कोई विष देगा तो उस विष का प्रभाव चंद्रगुप्त के प्राणों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर पहले से ही विष का आदि अभ्यस्त हो चुका है। भाई षड्यंत्र होंगे तो क्या होंगे? हथियारों से, तलवारों से षड्यंत्र होंगे तो सम्राट चंद्रगुप्त बहुत बहादुर है, निपट लेंगे, लेकिन खाने में कोई विष मिलाएगा, ये सबसे बढ़िया षड्यंत्र होता है ना, षड्यंत्रकारी की दृष्टि में, तो उसका तोड़ ये निकाला। अच्छा, एक यहाँ बात और है कि सम्राट चंद्रगुप्त को ये पता नहीं था कि भई आचार्य द्वारा मेरे भोजन में प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा विष मिलाया जा रहा है, मुझे विष दिया जा रहा है भोजन, पता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन जब आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त के लिए भोजन भिजवाया, सेवक भोजन लेकर गए तो रानी दुर्धरा, कहीं इनका नाम दुर्दुरा भी मिलता है, कहीं दुर्धरा मिलता है। बहुसंख्यक रूप में दुर्धरा मिलता है तो मैं दुर्धरा ही कह देता हूं। तो जब भोजन गया चंद्रगुप्त के लिए तो रानी दुर्धरा वहीं थी, तो उन्होंने वो भोजन रानी दुर्धरा के साथ साझा कर लिया। बोले, रानी साहिबा आप आइए, आप भी खाइए, आप भी भोजन कीजिए। तो दोनों जो है वो भोजन कर रहे थे। अब ध्यान ये दीजिएगा कि चूंकि सम्राट चंद्रगुप्त का तो शरीर है वो तो अभ्यस्त हो चुका थोड़े थोड़े विष का, तो उस भोजन का विष जो है वो तो सम्राट चंद्रगुप्त पर तो असर उसने किया नहीं, लेकिन रानी दुर्धरा जो है उस विष के प्रभाव में मर गई। वहां उसने विष ने असर दिखाया। अब ये समाचार जैसे ही आचार्य चाणक्य को मिला, वे दौड़े दौड़े आए, क्योंकि उसका कारण है भाई, जिसकी मृत्यु हो गई सो हो गई, जो मर गया सो मर गया, लेकिन वे दौड़े दौड़े क्यों आए? क्योंकि उन्हें पता था कि रानी दुर्धरा पूर्णतया गर्भवती थी, मतलब उनका गर्भ पक चुका था और चंद्रगुप्त की वही रानी थी। तो वो फिर आचार्य चाणक्य ने शल्य चिकित्सा करवाई, शल्य क्रिया करवाई, यानी ऑपरेशन करवाया और उस कोख में से, उस गर्भ में से उस बच्चे को निकलवा लिया। रानी दुर्धरा की कोख उसके गर्भ में से वो बच्चा निकलवा लिया बाहर। बच्चा जीवित था, लेकिन हुआ क्या कि वो जो भोजन वाला विष है ना, वो रानी दुर्धरा के रक्त में, उनके खून में फैल चुका था। तो उनका खून, उनका रक्त क्या हो गया था? विषैला, जहरीला। अब वो जो जहरीला खून है, विषैला रक्त, उसकी एक बूंद उस बच्चे के ललाट पर गिरी, उस बच्चे के ललाट पर, और वहां नीला निशान पड़ गया। जहर क्या करता है? जिसके शरीर में जाए उसके शरीर को क्या कर देता है? नीला। तो वो उसके ललाट पर पड़ी और वहां नीला निशान बन गया, नीला बिंदु बन गया। तो नीला बिंदु जो बना, उस बिंदु के कारण उस बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसार, और ये बच्चा सम्राट चंद्रगुप्त का युवराज बना और उनके बाद में बिंदुसार मगध का सम्राट बना।
तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर हम सिर्फ इतना ही सुने या पढ़ें कि हाँ भाई आचार्य चाणक्य ने अपने ही सम्राट को विष दिया, तो पता नहीं हमारे मन में क्या-क्या बातें उठें आचार्य चाणक्य की छवि को लेकर। लेकिन पूरी बात सुनते हैं तो प्रणम्य भाव उत्पन्न होता है हृदय के अंदर। प्रणाम करने को जी करता है कि वाह आचार्य चाणक्य, अपने सम्राट को षड्यंत्रों से मरने से बचाने के लिए क्या युक्ति खोजी आपने। बहुत गजब। ये भारतीय सनातन संस्कृति सदैव ऋणी रहेगी सम्राट चंद्रगुप्त की और उनसे भी बढ़कर आचार्य चाणक्य की, विष्णुगुप्त की। मित्रों, आज का किस्सा तो बस इतना ही। अगला किस्सा लेकर आऊं, लेकिन उससे हाँ पहले एक बात और कि अगर ये आपको किस्सा अच्छा लगा है तो पसंद कर लीजिए। इस चैनल की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं भी लगते हैं तो अपना प्रेम बनाए रखिए, हमारे लिए वही बहुत है। तो मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से अब लेता हूं विदा, और वायदा करता हूं कि अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और रोचक किस्सा लेकर हाजिर होऊंगा। जय श्री राम। प्रणाम।